बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मैं भी अपने कैंप में मौजूद हूँ और मैं चाहता हूँ ज़्यादा वक्त यहाँ पे गुजरे। जितना वक्त मैं यहाँ पे मौजूद रहता हूँ लोगों की तादाद आती रहती है और लोग यहाँ पे सामान देते रहते हैं। ये हमने कल यहाँ से लगभग कोई 8-10 ट्रक यहाँ से रवाना किए हैं। मैं अभी एग्जैक्ट वो पता कर लूँगा। और सारा सामान खाली किया था, रात गए हमने सुबह फजर से पहले। और आज उससे ज़्यादा सामान जितना हमने रवाना किया है उससे ज़्यादा सामान अभी दोबारा यहाँ पे मौजूद है। जो सामान चाहिए था लोग लेकर यहाँ पे आ गए हैं। और ये सारा सामान आप देख सकते हैं भरा हुआ है हर तरफ। ये कैंप लोगों की बहुत मेहरबानी, वो अपने हमवतनों का साथ दे रहे हैं और हम कोशिश करेंगे जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। इस सामान को भी अभी फ़ौरी तौर पे यहाँ पे पैक करेंगे और जिन इलाकों में ज़रूरत है उन इलाकों में भेजेंगे। यहाँ पे इस वीलॉग के बाद मैं निकलूँगा, जनूबी पंजाब जाऊँगा, सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करूँगा। कल का हो सकता है वीलॉग मैं वहाँ से आपको करके दिखाऊँ और उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँगा। हम कुछ और शहरों में भी प्लान कर रहे हैं कि हम इसी तरह के कैंप्स लगा दें ताकि वहाँ पे लोग सामान को इकट्ठा करें, वहाँ के नौजवान हमारे साथ मिलकर वॉलंटियरली, और वो सामान फिर हम भिजवा सकें सैलाबज़दा इलाकों में। जितनी मदद हमसे हो पाएगी हम ऐसे करेंगे। अब आ जाएँ ख़बरों की जानिब जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो इमरान खान साहब का आज का दिन, जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि तौहीन अदालत का जो एक मामला उनके ऊपर चला है, 5 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस केस को सुन रहा है। शोकाज उनको हो चुका है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साबिक़ इमरान खान साहब को, और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअज़्ज़ज़ जज हैं, जिनकी सरबराही में ये बेंच इमरान खान साहब के मामले को सुनेगा आज दोपहर 2:30 बजे। इस हवाले से जो जवाब जमा करवाया वो हामिद खान साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, पाकिस्तान के एक बड़े मायनाज़ और बड़े पाए के वकील हैं। उन्होंने जवाब जमा करवाया और इमरान खान साहब की जानिब से उसमें माफ़ी नहीं मांगी इमरान खान साहब ने, मगर उन्होंने अपने अल्फाज वापस लेने पर आमादगी का इजहार किया है अपने जवाब में। और ये शोकाज का जवाब है जो जमा करवाया गया है। जवाब में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि इसमें एक आ गया कि रजिस्ट्रार मातहत अदलिया के जज के रेफरेंस के बगैर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। यानी रजिस्ट्रार ने ये अपने तौर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की है। ये तब तक इनिशिएट नहीं हो सकती, शुरू नहीं हो सकती, जब तक कि मातहत अदलिया का जज रेफरेंस बनाकर ना दे। तो वो मातहत अदलिया के जज ने रेफरेंस नहीं भेजा, लिहाजा रजिस्ट्रार कार्रवाई का हक़ नहीं रखता। एक तो ये नुक्ता इसमें उठाया गया है। दूसरा, आप सब शर्म करें, इस जुमले को जवाब बनाया गया कि आप सब शर्म करें। उसमें उन्होंने कहा कि ये अल्फाज किसी और अंदाज़ में इस्तेमाल किए थे और किसी और अंदाज़ में इन अल्फाज को लिया गया है, और रैली में इस्तेमाल किए गए अल्फाज जो अदालत को नागवार गुजरे वापस लेने के लिए तैयार हूँ, और तौहीन अदालत की नीयत मेरी नहीं थी, इसलिए शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। ये गलतफहमी हुई है। इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि एक बात समझने में इमरान खान साहब को गलतफहमी हुई थी। वो ये समझ रहे थे कि ज़ेबा चौधरी जुडिशल ऑफिसर नहीं है बल्कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। ये बड़ा नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता और इमरान खान साहब को भी शायद इसके बारे में ना पता हो। उन्होंने ये पुली ली है और अदालत के सामने ये बात रखी है कि उनको नहीं पता था कि ये जुडिशल ऑफिसर नहीं, वो ये समझ रहे थे जुडिशल ऑफिसर नहीं है बल्कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं जो वफाकी हुकूमत की हदायत पर काम कर रही हैं। तो इसलिए तनकीद इस लेवल की हुई है। लेकिन वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये जुडिशल ऑफिसर हैं, और ऐसे रिपोर्ट किया गया जैसे मैं कानून को हाथ में लेने की बात कर रहा हूँ या इरादा कर रहा हूँ। वाकई ये ऐसा ही लग रहा था जैसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि धमकी लगा दी। इमरान खान साहब ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी और केस बनाने की धमकी दी थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा रिपोर्ट किया गया जैसे मैं कानून हाथ में लेने का इरादा रखता हूँ, हालांकि उम्र भर कानून की पासदारी की है। आज दोपहर 2:30 बजे 5 रुकनी बेंच अब ये केस को सुनेगा। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि डूबे हुए जो इलाके हैं वहाँ से पानी निकालना मुमकिन नहीं है और चंद महीनों तक सिंध के जो डूबे हुए इलाके हैं वहाँ से पानी नहीं निकल पाएगा। यानी जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो बहुत लेट शुरू होगा, फसलें लगाने का या बाकी काम भी देर से होगा। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक खबर दी है, गो के वो इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी बहाने सैलाब आया हुआ पाकिस्तान में भारत के साथ तजारत खोल दी जाए। जो तजारत पाकिस्तान ने बंद की थी जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीरियों के ऊपर एक हौलनाक हमला किया था और उनके हुकूक छीन लिए थे, वहाँ पे कवानीन को बदल दिया था, तो उसके बाद पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत नहीं कर रहा था। लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं और मेरे ख्याल में इस मौके को ये हुकूमत इस्तेमाल करेगी भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब नॉर्मलाइजेशन के हक़ में बिल्कुल नहीं थे। जब तक के कश्मीरियों को उनका पुराना स्टेटस वापस नहीं मिल जाता तब तक इमरान खान साहब कह रहे थे मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ कि मैं वापस भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर लूँ।
लेकिन अब ये कह रहे हैं कि टमाटर और प्याज भारत से लेना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, और भारत से तजारत उन्होंने कहा कि ज़ेरे गौर है। अब ऐसे में फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश का उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद बंद करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख्वाहिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि जब तक एहतजाज भरपूर नहीं होगा और लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान भर में इसका दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक साफ़ और शफाफ इंतखाबात देने का वादा पूरा नहीं होगा और ना ही तब तक पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। लिहाजा ये प्रेशर जो है वो बढ़ाना चाहिए। रोज़ाना एक नया लतीफ़ा सिंध से आ जाता है, कोई एक नया कारनामा सिंध के वज़ीर कर देते हैं। अब सिंध के ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बहुत करीबी, ज़रदारी साहब के बड़े करीबी वज़ीर हैं मंजूर वसान, वो ये कश्ती के अंदर बैठ के सैलाबज़दा इलाकों का एक खूबसूरत दौरा कर रहे थे और लोगों को डूबे हुए देख के वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ देखकर वेनिस की याद आती है, यानी वेनिस की तरह लगता है। और जब उन्होंने कंपेयर करना चाहा सिंध के डूबे हुए लोगों को, डूबे हुए देहात को, डूबे हुए इलाकों को वेनिस के साथ, कि मैं जब वेनिस गया तो मैंने ऐसा देखा, तो ये बड़ा तकलीफ़देह था। उन्होंने भी मजाक उड़ाया। अफसोस कि सिंध का कोई वज़ीर रह तो नहीं गया जिसने अभी तक सैलाब ज़दगान का मजाक ना उड़ाया हो। कोई जाली कैंप बना के मजाक उड़ा रहा है वज़ीर आला, फिर सारे बुज़रा हैं वो अलग अलग मजाक उड़ा रहे हैं, जो वडेरे हैं वो अलग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। तो बिलावल का और मंजूर वसान का ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा है। शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को पेशकश की है कि सैलाब मुतासरीन के हवाले से या उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से या सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इमरान खान साहब को पेशकश की है, बातचीत की। अब आओ मिलकर मजाक उड़ाएं, अगर ये तो ये पेशकश है कि आओ मिलकर मजाक उड़ाते हैं सैलाब ज़दगान का, तो फिर तो पेशकश इमरान खान साहब को नहीं माननी चाहिए। लेकिन अगर सीरियस एफर्ट्स कोई हो रही हैं जिनमें सूबों की मदद दरकार है, तो फिर मिल बैठकर ये काम करना चाहिए। चाहे आप हुकूमत को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन सैलाब ज़दगान की मदद होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब और उनकी सूबाई हुकूमतें खुद बहुत काम कर लेंगी और उन्हें वफाक की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वफाक ने वैसे भी काम नहीं करना होता। उसके बाद सिर्फ 20-22 किलोमीटर का इस्लामाबाद है और कुछ भी नहीं है। एक और ख़बर है, उस खबर का बड़ा बतंगड़ बनाया गया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में। पीपल्स पार्टी ने, ये वज़ारत ख़ारजा तो तब तक चुप थी जब मैं इस खबर को देख रहा था, पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मेहनत के बाद 131 अरब रुपए की इमदाद पाकिस्तान को मिली है और ये इमदाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने ये जमा की है अक़वाम मुत्तहिदा से। लेकिन इसके हक़ाइक़ मैं आपको बता देता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा को किसी किस्म का कोई इजलास बुलाने के लिए नहीं कहा था। ये जो डोनर्स की कॉन्फ्रेंस या सबको इकट्ठा करने के लिए कहा था, ये भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नहीं कहा था। पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद इमदाद की अपील की थी। ये अपील बिलावल की जानिब से नहीं थी, ये अपील अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से थी। ये इनिशिएटिव बिलावल का नहीं था, ये इनिशिएटिव अक़वाम मुत्तहिदा का था। पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा ना भी होता तो ये पैसे इकट्ठे हो जाते, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कोई भी होता तो ये पैसे इकट्ठे हो जाते। मैं यहाँ तक आपको कह देता हूँ, अगर वज़ीर ख़ारजा अगर मरियम औरंगज़ेब भी होती ना, फिर भी ये पैसे इकट्ठे हो जाते। और कोई आप कहें कि मैक्सिमम कौन सा सियासतदान हो सकता है जिसको काम जो ना कर रहा हो, कोई भी सियासतदान होता, कोई गूंगा बहरा आदमी भी होता तो फिर भी इतने पैसे इकट्ठे हो जाते। क्योंकि ये जो पैसे इकट्ठे हुए हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पे हुए हैं। ये इसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का सिर्फ इतना किरदार था कि उनको बता और वज़ीर ख़ारजा वहाँ बिठाया गया और उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो अपील है उसको दोहराया। अब ये जो पैसे इकट्ठे हुए ये मुख्तलिफ मुल्कों ने दिए हैं, किसी ने थोड़े दिए, किसी ने ज़्यादा दिए, तो वो सारे पैसे मिलाकर 131 अरब रुपए हुए हैं। अब वो बिलावल भुट्टो की कामयाबी बता रहे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ की कामयाबी क्या है, मिफ्ता इस्माइल की कामयाबी क्या है, PMLN क्या बेचेगी अगर ये सारा कुछ बिलावल बेच देंगे? तो इसमें पैसे दिए हैं जापान ने, अमेरिका ने, तुर्की ने, यूरोपीय ममालिक ने दिए हैं, कनाडा ने पैसे दिए हैं, चाइना ने पैसे दिए हैं, अरब ममालिक ने पैसे दिए हैं। तो ये सारे पैसे जो इकट्ठे हुए हैं ये अपील अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी और उनके अक़वाम मुत्तहिदा को पता चल गया क्योंकि यहाँ पे सैलाब एक बहुत बड़ा आया है, कुदरती आफत है, सैटेलाइट से इसकी कन्फर्मेशन हो रही है, पाकिस्तान अपने जो नुकसानात हो रहे हैं उनको शेयर कर रहा है दुनिया के साथ। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी तौर पर रिलीफ के लिए फंडिंग मांगी थी, जो फंडिंग अब जमा की गई है। 131 अरब रुपये पाकिस्तान की हुकूमत को मिलेंगे। बिलावल इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ले लें भाई क्रेडिट, लेकिन असल क्रेडिट वो है जिस पे पाकिस्तानी एतमाद करें। अगर बिलावल को लगता है पूरी दुनिया उन पर एतमाद कर रही है तो जाके अमेरिका से इलेक्शन लड़के दिखा दें, जाके उन मुल्कों से इलेक्शन लड़के दिखा दें। ऐसे नहीं होता, आप पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करके दिखाएं, देखते हैं लोग आपको पैसे कैसे देते हैं। और इस तरह की टेलीथॉन एक करें ना, जैसे इमरान खान ने की थी, मियाँ नवाज शरीफ से कहें वो भी करें, ज़रदारी साहब से कहें और साथ फजलुर रहमान साहब को बिठाएं, ताकि मौलाना फजलुर रहमान साहब दुआ करवाएंगे मौलाना तारिक जमील साहब की तरह, और नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब पैसे मांगेंगे, तो देखते हैं पाकिस्तानी कितना पैसा देते हैं। अब आ जाए एक और बात की तरफ कि पाकिस्तान डूबा क्यों। पाकिस्तान डूबा क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। उसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि हमने अपना पानी कभी नहीं बचाया।
अल्लाह ताला हमें हर साल बहुत सारा पानी देते हैं। हम उस पानी को बजाय इसके कि स्टोर करें और इस्तेमाल करें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज करें और यहाँ पे फसलें लगाएं, सैराब करें, दुनिया को हम गंदम बेचें, दुनिया को हम अजनास बेचें, अपने पानी को महफूज करके सस्ती बिजली पैदा करें, ये सारा कुछ करने की बजाय हम अपने पानी को हर साल ज़ाया कर देते हैं। एक डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये आप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह के हिस्सेदार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, पाकिस्तान के फैसले करने वाले और पाकिस्तान के जितने हुक्मरान रहे हैं वो सारे के सारे इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। नंबर 1, चाइना ने अपने आप को सैलाबों से बचाने के लिए और अपने लोगों को सैराब करने के लिए 23,800 डैम्स बनाए हैं। लगभग 24,000 के करीब डैम्स हैं चाइना में, दुनिया में सबसे ज़्यादा। अमेरिका 9,000 डैम्स हैं उनके पास, इससे ज़्यादा हैं। भारत 5,000 से ज़्यादा डैम्स हैं उनके पास। और ये मैं मेजर बड़े डैम्स की बात कर रहा हूँ, छोटे डैम्स आप मिलाएं तो ये तो लाख डैम बनता है इनका। तो ये छोटे डैम्स की बात नहीं कर रहा जो नॉर्मली बने होते हैं, बड़े डैम्स की बात कर रहा हूँ। तो भारत के पास जो बड़े डैम्स हैं वो 5,000 से ज़ायद हैं, तुर्की के पास 1,000 से ज़ायद हैं, ईरान के पास 600 के करीब डैम्स मौजूद हैं बड़े, जिम्बाब्वे के पास, जिम्बाब्वे कितना छोटा सा मुल्क है, आम मुल्क है, उसके पास बड़े 256 डैम्स हैं, जापान के पास 3,000 से ज़्यादा डैम्स हैं, बड़े वाले बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पास 500 से ज़ायद बड़े डैम्स हैं, बांग्लादेश के पास 800 से ज़ायद, बांग्लादेश का याद रखिएगा दोबारा बताऊँगा, रूस 2700 डैम्स हैं रूस के पास भी, बरतानिया 486 डैम्स हैं बरतानिया के पास भी बड़े वाले, फ्रांस 570 बड़े डैम्स हैं, जर्मनी 400 से ज़ायद बड़े डैम्स हैं। अब आ जाए बांग्लादेश वापस। बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ था तो वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की और 800 से ज़ायद बड़े डैम्स बनाए हैं। पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है हमारे पास, आबादी के नुक्ता नज़र से देख लें, बड़े मुल्कों के नुक्ता नज़र से देख लें, वसाइल के नुक्ता नज़र से देख लें तो हम दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में आते हैं, कहीं पे भी हम टॉप 10 के बाद नहीं हैं। तो पाकिस्तान के जो डैम्स हैं वो टोटल 150 हैं, सबसे कम हमारे पास जो मेजर डैम्स हैं वो सिर्फ 150 हैं, बाकी छोटे छोटी वो डैमियाँ बनी हुई हैं वो टूट भी जाती हैं, लेकिन जो प्रॉपर डैम है वो 150 हैं सिर्फ। और मुल्क कितना बड़ा है, आबादी कितनी ज़्यादा है, ये वो गुनाह है जो हमने पाकिस्तान के साथ किया है। अब ज़रा ये देखें कि हम हर साल ज़ाया क्या करते हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ पानी, हम उसको हर साल कितना ज़ाया करते हैं। 140 मिलियन एकड़ फिट पानी हर साल अल्लाह ताला हमें देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को हर साल जो पानी देते हैं, ग्लेशियर से, बर्फ़ पिघलने से, बारिशों से, जो दरियाओं में फ़्लो आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर साल हमें जो पानी तोहफ़े के तौर पे देते हैं वो 140 मिलियन एकड़ फुट पानी होता है। और हम उसमें से कितना पानी स्टोर कर पाते हैं, कितना पानी बचा पाते हैं अपनी फसलों के लिए, अपने लोगों के लिए, सिर्फ 13.5 मिलियन एकड़ फिट पानी हम स्टोर कर पाते हैं। यानी 10% पानी भी हम नहीं बचा पा रहे। हमारा 90% से ज़्यादा पानी समंदर की नज़र हो जाता है, हम हर साल ज़ाया कर देते हैं। ये वो जुर्म है जो हमने किया है पाकिस्तान के साथ। जब तक हम यहाँ पे अपने आप को ठीक नहीं करेंगे हम बार बार ऐसे ही डूबते रहेंगे। इस पर और बात करेंगे बाद में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।